हेलो टीचर्स, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। टीचिंग गोल्स में आपका स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसकी हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर से जितनी भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े से सॉल्व करने में काफ़ी बड़े रहे हैं। ये नहीं है कि आपने देखते उसको टिक कर दिया और आप आगे निकल जाएंगे। आपको अच्छा खासा उसके लिए सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो हो सके तो इस चैप्टर को, अगर आपके पास टाइम कम बच गया है तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप लास्ट में ट्राई करें। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ एक हमने जो एकदम ओरिजिनल जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को उठाया है और साथ में कुछ उनके प्रैक्टिस के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। 10 ओम का प्रतिरोध का एक बल्ब प्रेरक एल के एक प्रेरक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जुड़ा हुआ है। यदि वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर पाई/4 रेडियन है तो एल का मान क्या होगा। ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्टेड टू एन इंडक्टर of inductance L in is in series with a source of 100 volt and 50 hertz. If the phase angle between the voltage and the current is pi/4 radian, the value of L will be। हमें यहाँ पर L निकालना है आपको। तो L की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमें सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। हमें रेजिस्टेंस दिया है और हमें वो वोल्ट जो सोर्स है कितने वोल्ट का है वो दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें रेडियस दिया गया है, दैट इज our radius is 10 ohm and voltage is 100 volt and frequency दी गई है हमें, फ्रीक्वेंसी दी हमें 50 हर्ट्ज। हमें पता है जो 10 फाई जो हमारा होता है रिलेशन वो होता है हमारा XL अपॉन R। तो अब हमें फाई की वैल्यू हमें पाई/4 दिया है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 45। 1045 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। एक्सएल हमें पता नहीं है, आर की वैल्यू है 10। आर जब यहाँ से इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 10 से। पहले एक बार यही लिख लेते हैं इसको नीचे ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से हमारा एक्सएल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। अब आगे जो एक्सएल होता है इसका फॉर्मूला 2πfl होता है। यहाँ हमारे पास एल हमें निकालना है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एल निकाल लेंगे, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू हमने निकाल ली है वो 10 है और एफ़ की वैल्यू हमें पता है 50 है। तो सिंपली यहाँ से एल क्या हो जाएगा आपका एक्स एल अपॉन 2πf। एक्स एल की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 10। 2 पाई इंटू एफ। एफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, एफ हमें दे रखा है 50 हर्ट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 50 इंटू 2 पाई ये हो जाएगा हमारा 100 पाई। और 1/10 पाई को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.03 हेनरी। ये आपका आंसर रहेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। 10 फाई जो होता है हमारा XL अपॉन R होता है। XL आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और XL की वैल्यू 2/FL होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। जब 10π/4 लिखेंगे यानी कि 1045 π/4 यहाँ पर आपको रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। फिर XL की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 1045 की वैल्यू हमारी 1 होती है, R की वैल्यू हमें 10 यहाँ पर दी हुई है। जब इस 10 को यहाँ लेके जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, XL आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। और XL हमें पता है 2πfl होता है। L यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा ये 10/100 पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.03 हेनरी। आपका आंसर यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
छह लेड एसिड प्रकार के द्वितीयक सेल जिनमें से प्रत्येक का बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है, एक 8.5 ओम के प्रतिरोध को आपूर्ति देने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। आपूर्ति से ली गई धारा का मान बताइए। यहाँ पर 6 एलईडीज जो है आपके पास 6 एलईडीज टाइप के सॉरी 6 लेड सॉरी एलईडी कह रहा हूँ 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स हैं, जो कि हर एक की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 वोल्ट है उसका हर एक सेल का जो ईएमएफ है। और इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो है 0.015 ओम। इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया है और जहाँ पर वो सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पर ये जो आपका एक्सटर्नल जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 8.5। सारी वैल्यूज़ को ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 है, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का है 0.015 और हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो है 2 वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो नंबर ऑफ सेल्स हमें कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास n इज इक्वल्स टू 6 और ईएमएफ ऑफ ईच सेल हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से लिख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, स्मॉल आर से लिखेंगे, हो जाएगा 0.015 ओम। और आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, इसको कैपिटल आर से लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 8.5 ओम। तो हमें पता है कि जो करंट होता है वो होता है आपका टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा n इंटू ई। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, और कैपिटल आर यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है सिस्टम का, और टोटल रेजिस्टेंस सेल का। तो जितने सेल हैं n और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे, n आपको पता है n है 6 और e की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? e की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट, n है 6, तो 6 टू 12 यहाँ पर हो जाएगा अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 8.5 दी हुई है और हमारे नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास 6 और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.15। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास ये 8.5 प्लस 0.09, सो ये ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 8.59। 8.5 तो था ही, 0.09 आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.4 एम्पेयर। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहीं आप गलत ना कर दें। जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टिविटी से मैच ना करते, प्रतिरोधकता कहा, प्रतिरोध नहीं कहा है। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, रेजिस्टिविटी है किसी कंडक्टर की, वो किस चीज़ पे यहाँ पर डिपेंड करती है ये आपको बताना है। चालक तार की लंबाई, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, चालक तार की सामग्री की प्रकृति और तार का तापमान, केवल चालक तार का तापमान। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? लेंथ पर डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, या उसके नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल होगा, या फिर कंडक्टर जो टेम्परेचर होगा उस पर होगा, या सिर्फ टेम्परेचर पे होगा। सो ये हमने पढ़ा हुआ है। सो इसका आंसर यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। सो रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। एक एलसीआर सर्किट दिया है, एलसीआर परिपथ दिया है आपको, जिसकी धारिता सी है, जो सी से 5C कर दिया, 5 गुना उसको बढ़ा दिया है, और वो चाह रहे हैं कि जो अनुवादिता है वो अनुनादी जो आवृत्ति है वो
अपरिवर्तित रहे, उसमें बदलाव ना आए, तो प्रेरक एल से कितना बदलना चाहिए, तो एल को कितना बढ़ाएं कि जो हम सी को 5C किया है तो वो आपका सेम रहे। इन ए LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 5C, for the resonant frequency remain unchanged, the inductance should be changed from L to। अब आपको C 5C हो गया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंट फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहे, सो L को हम यहाँ पर कितना में चेंज करना पड़ेगा वो हमें देखना है। सो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला FR इक्वल्स टू 1/2π√LC। सो देखिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर √LC, यानी सिर्फ L और C का जो मल्टीपल है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिपेंड कर रही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो L और C का जो पहले मल्टीपल रहे वही बाद में रहे, जब भी आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहे। मान लीजिए यहाँ पर 10 आंसर आना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने 1 का 5 कर दिया है, तो C को कितना बदलेंगे, C को उसका 5 गुना कम कर देंगे। एक तो एकदम सीधा एक हिसाब से देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले फिजिक्स आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो L C का मल्टीपल जो है बाद में भी उतना ही रहे जितना पहले था, तो ये C का 5C हो गया, तो यहाँ से न्यू L डैश कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा L डैश L इंटू C/5C, C से C कट गया, तो नया C आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका L/5। सो इसको लिख सकते हैं, योर L डैश विल बिकम L/5। 5 गुना आपको L की वैल्यू यहाँ पर कम करनी पड़ेगी। सो आपका आंसर यहाँ पर B आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी जब होगा जब आपको जो टेबल है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, ये आपको फॉर्मूला याद रहे और हर एक की जो वैल्यू आप याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए यहाँ पर हमें ये कलर कोडिंग दे दिया गया है, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। सो आपके पास वैल्यू है 54 × 10⁻³ ओम और ±5%। तो जो पहला का जो यहाँ पर डिजिट दी गया है वो आपको ग्रीन शो कर रहा है, सो आपका ग्रीन। सेकंड 4 से आपको दिया गया है येलो। 10⁻³ पे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज, सो ऑरेंज ±5% आपको मिलता है गोल्ड के लिए जी। सो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और गोल्ड। सो यहाँ पे हम आंसर डायरेक्टली देख सकते हैं, हमारा जो अभी अभी हमारा आंसर आया था ग्रीन, येलो, ऑरेंज, गोल्ड। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, गोल्ड कौन सा होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, सेकंड ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो जाएगा, B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक केतली में 2 उष्म कुंडली यानी कि हीटिंग कॉइल्स हैं। एक जो कुंडली है उसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, तो केतली में पानी 10 मिनट में उबलता है। दूसरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो 15 मिनट लगते हैं उसी पानी को उबलने में। यदि दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो पानी उबलने में कितना टाइम लगेगा। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, हैज़ 2 हीटिंग कॉइल्स। इलेक्ट्रिक केटल के 2 हीटिंग कॉइल्स हैं। एक को अगर हम कनेक्ट करते हैं, एक को हम चालू करते हैं तो 10 मिनट्स में जो है वाटर बॉईल होता है। ऐसे ही इतनी सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को दूसरी कॉइल से जब हम गर्म करते हैं तो 50 मिनट्स लगता है। अगर हम इन्हें जो है कनेक्ट कर ले पैरेलली दोनों को एक साथ, तो हमारा अगर दोनों को हम एक साथ कनेक्ट कर लें तो हमें कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को।
सो थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है हमारा H=V²/R/T। सो हमें तो यहाँ सारा खेल टाइम का है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा H×R/V²। तो हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर H जो आपका H/V² है, जो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है V²/R। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारा T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस वाले क्वेश्चन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ेगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस होगा। सो हम यहाँ पर जो आपका फ़िलहाल जो आपकी वैल्यू है R1 उसको लिख लेते हैं, और R1 जो है ये हमें पता चलता है कि ये 10 मिनट लेता है जब रेजिस्टेंस 1 हम ऑन कर रहे हैं, और जब रेजिस्टेंस 2 यानी कि कॉइल का रेजिस्टेंस ही देख रहे हैं हम यहाँ पर 15 मिनट। तो R1 की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 के। R की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे, इस फॉर्मूला से ही अगर हम R निकालने की कोशिश करें, सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी में, R हमारा हो जाएगा T×V²/H। सो यहाँ पे हमें एक ये रिलेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो V²/H है, इसको फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमें कांस्टेंट मान लेते हैं K, इस पूरे को K लिख लेंगे। सो हमारा R आ जाएगा यहाँ से T×K। तो R1 कितना टाइम लेता है, 10 मिनट लेता है, तो R1 को हम लिख देंगे यहाँ पर 10 के। R2 हमारा कितना टाइम लेता है, वो लेता है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 के। अब हमें ये पता है जब पैरेलल में हम किसी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा 1/RP = 1/R1 + 1/R2। तो हमें पता है जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के। तो जैसे R के अंदर चेंजेस होंगे वैसे T के अंदर चेंजेस होंगे। सो हम इसको भी ऐसे ही इस रिलेशन को टाइम के साथ लिखेंगे 1/T1 1/T2। 1/T1 कितना हो जाएगा 1/10, ये कितना हो जाएगा 1/15। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पर 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 15 2 5/30, यानी कि 1/TP आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 1/6। तो यहाँ से TP आपके पास निकल के आ जाएगा 6। तो जब आप दोनों को पैरेलल यहाँ पर कनेक्ट करेंगे सो आपके पास 6 मिनट लगेगा। सो ऐसे ही अगर आपको पैरेलल की जगह सीरीज़ पूछ लिया जाए तो सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, वो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं R1 + R2। तो उस टाइम पर T1 + T2 को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पैरेलल पूछा है तो 1/T1 + 1/T2 की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 मिनट हमारा आंसर आ गया है। सो हमारा आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतरण क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 6/5 ओम है। जब प्रतिरोधी तारों में से एक टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम है। टूटे गए तार का प्रतिरोध बताइए। यहाँ पर आपको बताया गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 6/5 ओम है। व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, जब उनमें से एक रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो होता है हमारे पास 2 ओम। तो ये बताइए कि जो तार टूटा है उसका वहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में जोड़ रखे हैं, दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो समानांतर प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू है 6/5, जो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6/5 है। उनमें से एक अगर टूट जाता है तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 ओम। तो ये बताइए दूसरे तार का जो तार टूट गया है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में हमें पता है, सो आर पी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है 6/4 पाई। आर वन की वैल्यू हमें दी हुई है, आर वन यानी कि जो दिया है 2 ओम। आर टू उसको लिख लेंगे जो हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। सो 1/RP, अभी जस्ट हमने इस चीज़ को लिखा था, होता है 1/R1 1/R2, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर RP इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब हम अब हर एक की जगह इन सब की वैल्यू लिख देंगे, सो RP आपका है 6/5 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 2 है, R2 हमें निकालना है, अपॉन 2 प्लस R2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, सो अब आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 12 प्लस 6R2 इक्वल्स टू 10R2। सो 6R को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 4R बचेगा। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 12 इक्वल्स टू 4R2। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कट के 3 आ जाएगा। सो R2 इज इक्वल्स टू 3 ओम। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप इसको बहुत ही जल्दी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 3 ओम आंसर आ गया है, आंसर बी इज़ करेक्ट, 3 ओम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेप रिकॉर्डर में 6 बैटरी सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, गलती से एक सेल उल्टा हो गया है। तो यदि लोड का प्रवाही प्रतिरोध 24 ओम है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और बल 1.5 वोल्ट है, तो बैटरी के द्वारा धारा बताइए। यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर है जिसके अंदर 6 जो सेल्स हैं, जो बैटरी हैं, वो कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। बाय मिस्टेक जो है एक सेल यहाँ पर उल्टा हो गया है। इफ़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 24 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज़ 1 ओम, सो EMF, और हर एक का EMF है वो है 1.5 वोल्ट। द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी, सो बैटरी के द्वारा जो करंट है वो कितना डिलीवर होगा, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है और हमने प्रैक्टिस में भी एक क्वेश्चन इसका लिया है। तो जो सेल है, नंबर ऑफ सेल, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर n से, दैट इज़ 6। और जो रॉन्ग सेल है उसको हम लिख लेते हैं m से, 1। तो जो EMF है उसको हम लिख रहे हैं स्मॉल e से 1.5 इलेक्ट्रॉन, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r से लिख रहे हैं, दैट इज़ 1 ओम। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको r से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज़ 24 ओम। अब करंट इस केस में इसका फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि हम आगे भी सेम क्वेश्चन करेंगे। वो हो जाएगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, हमने थोड़ी देर पहले भी इसको किया है। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, जब कोई सेल उल्टा लग जाता है तो उस केस में जो आप नेट EMF निकालेंगे उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दैट इज़ N माइनस 2M इंटू E। सो 6 हमारे पास सेल हैं, एक हमारा उल्टा लग गया है तो M की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई 1.5, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 6। तो टोटल EMF 6 आ गया है। और रेजिस्टेंस कितना आ गया है, रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 24, और जो 6 सेल हैं इनकी वजह से कितना आ जाएगा, हर एक का 1 है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 इंटरनल रेजिस्टेंस। सो सॉरी,
आई आपका यहाँ से आ जाएगा, आई इज ई, EMF कितना आ गया हमारा, EMF आ गया हमारा 6, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था दैट इज़ 24, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 6, सो ये आपके पास आ जाएगा 6/30, 6×5 = 30, सो आई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.2 एम्पेयर। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, और ये 2 बार आ चुका है, अभी भी आने के काफ़ी चांसेस है। सो 0.2 ओम, सो हमारा आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 50 ओम प्रतिरोध का एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर 0.5 मिली एम्पेयर धारा प्रवाहित करने में पूर्ण स्केल विपक्ष देता है। 10 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए अब आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम has a full scale deflection when a current is 0.5 milliampere is passed through it. The resistance required to convert it into a voltmeter of 10 volt. So यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। so इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दैट इज V इज इक्वल्स टू IG G प्लस R। सो R हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, R इज V अपॉन IG माइनस G। हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, सो V की वैल्यू, V हमें दिया गया है यहाँ पर 10 वोल्ट, करंट हमें बताया गया है दैट इज़ 0.5 मिली एम्पेयर, 0.5 मिली एम्पेयर। जब इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0005 एम्पेयर। तो 3 जीरो की जगह हम 10⁻³ लिख लेंगे। पॉइंट 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके जो 10⁻³ था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, और माइनस यहाँ पर 50। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो डबल ही हो जाएगा आपका, सो इट विल बिकम 20। 1 2 3, सो जब 20,000 में से 50 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 19950 ओम। सो ये हमारा आंसर रहेगा, और आंसर विल बिकम 6, सॉरी सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेम उसी के ऊपर जो हमने अभी तक किए हैं वैसे ही अभी जो है कुछ एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 ओम प्रतिरोध 5 ओम का प्रतिरोध का एक तार समान रूपता जब तक खींचा जाता है जब तक उसकी लंबाई 2 गुना ना हो जाए, जबकि उसका आयतन स्थिर रहता है। तार का नया प्रतिरोध बताइए। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, उसको स्ट्रेच किया जाता है, इतना स्ट्रेच किया जाता है कि जब तक वो डबल ना हो जाए, ठीक है, बिकम डबल, और एंड द वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, लेकिन उसका वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रहना चाहिए। न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो वायर का नया रेजिस्टेंस कितना होगा, वायर को खींच के डबल कर दिया है, वॉल्यूम सेम रहेगा। सो सॉल्व करते हैं इसको, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो R1 यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस है उसको हम लिख लेंगे, दैट इज़ आवर 5 ओम, और जो नई लेंथ होगी उसको हम लिख लेते हैं L2 से। सो ये हो जाएगा हमारा 2 × L1। वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है, इस बात का ध्यान रखिए, वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, ठीक है। सो R फॉर्मूला में बताया R = ρl/a होता है। तो जो न्यू लेंथ है वो 2L1 हो गया है, और जो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हाफ हो जाएगा,
क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए इसी को मैं डबल कर देता हूँ, सो डबल करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा, तो जो आपका ए डैश होगा दैट विल बिकम ए अपॉन 2। और वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है, अभी हमने यहाँ देखा था वॉल्यूम को हमें रखना है कांस्टेंट। तो वॉल्यूम होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल। ये आर है तो R2 जो हमारा नया R2 है दैट विल बिकम रो ऑफ L2 अपॉन A2। अब मान लीजिए इसको मैं L से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, L से ही डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास ऊपर L स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपके पास L आ जाएगा। सो ये नया यहाँ पर हम इसको A इंटू एल क्या होता है हमारा, A इंटू एल होता है हमारा V। सो इसकी जगह हम V लिख पाएंगे। सो ये हो जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन V। सो हमें ये पता चल रहा है जो हमारा R2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर के। यहाँ से हमने ये पता लगा लिया है कि जो हमारा R है, ये देखिए R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के किसके है, L स्क्वायर के। इस बात का ध्यान रखेंगे। सो जब R L स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ पर हम ये रिलेशन बना के देखेंगे, R डैश अपॉन R L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर। तो जो पुरानी वैल्यू थी उसको लिखेंगे, जो नई वैल्यू थी उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास R आ जाएगा। सो R डैश तो हमें निकालना है, जो हमारा नया R डैश होगा सो R डैश अपॉन R की वैल्यू कितनी है 5। लेंथ, नई लेंथ कितनी है दैट इज़ 2L अपॉन L। सो L से तो L यहाँ पर कट जाएगा और इसका हमें होल स्क्वायर भी करना है, इसको ना भूलें। सो ये हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है सॉरी। सो इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे R डैश अपॉन 5 इक्वल्स टू, ये L का होल स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे। सो जब 2L लिखेंगे तो ये 4L हो जाएगा, L से L कट जाएगा, इट विल बिकम 4। तो आपका R डैश आ जाएगा 4 इंटू 5 20 ओम जो है आपका नया R होगा। इस रिलेशन को हमें याद रखना है। आंसर चेक करते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप आगे और देख लीजिए। तीन आपको प्रतिरोध दिए गए हैं एक बैटरी के, जो कि आर पार समांतर क्रम में जुड़े हैं। टोटल आपको बताना है, काफ़ी इजी रहेगा। द रेजिस्टेंस दिए हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं अक्रॉस द बैटरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इनको कंबाइन करके क्या आपका आंसर आ जाएगा बताइए, खुद एक बार सॉल्व करके देखिए। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधा यहाँ पे आपको एक LCM लेना है और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं इसको। 1/RP यानी RP यानी कि पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 सॉरी 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर 2, 3 और 6 वैल्यू लिखेंगे, LCM लेंगे, आपके पास सिंपली आ जाएगा यहाँ पर आंसर 1। आई होप ये एकदम इजी क्वेश्चन है। इतना तो हमने जो पीछे जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एक अलग इतना पार्ट रहा है इस क्वेश्चन का। थर्ड, यहाँ पर 4 समरूप सेल जिनका प्रत्योग बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजक ली गई धारा बताइए। 4 आइडेंटिकल सेल हैं, हर एक का EMF 1.5 वोल्ट है
और आपसे ये कहा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.5 वोल्ट और इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट में वहाँ पर 10 ओम आपको दिया गया है। जो करंट आपको बाहर मिलेगा वो आप बताइए। सेम क्वेश्चन जो हमने अभी तक किया है एकदम वैसे इसको करेंगे। आई होप आप लोग मेरा सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है आई हमें दिया हुआ है, आई इज़ टोटल ईएमएफ, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। सो जो हमारा आई है वो कितना हो जाएगा, टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ई एम एफ कितना हो जाएगा, 4 सेल हैं, प्रत्येक सेल 1.5 का है, यानी हर एक सेल की जो इंटरनल जो ई एम एफ है वो है 1.5। सो 4 इंटू 1.5, रेजिस्टेंस एक आपको दे रखा है 10, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, हाफ दिया है 0.5, 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपके पास ही आ जाएगा 6/12 0.5 एम्पेयर। एकदम इजी क्वेश्चन। भी आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक सेम क्वेश्चन जो हमने अभी अभी किया था, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला लगाया था, इसको आप खुद करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको मतलब करा देता हूँ ऑलमोस्ट। सो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से देखा था H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है। सो टी जो हमारा आ गया था एच आर अपॉन वी स्क्वायर। सो फॉर्मूले को याद रखेंगे। जो रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे। सो हमने देखा था जो T है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है R के। फिर भी एक बार दोबारा लिख देते हैं, H इक्वल्स टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो जब T लिखेंगे, T निकालेंगे तो R और V उस अपोजिट साइड में जाएंगे। सो H R अपॉन वी स्क्वायर। सो जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के, जितना T बढ़ रहा है उतना R बढ़ रहा है। तो यहाँ से जब हम R निकालेंगे, जो हमने पहले निकाला था, दोबारा लिख देता हूँ। सो R हमारा कितना हो जाएगा, हमने अभी अभी जो पीछे इसको रीअरेंज किया था। सो जो R है वो हमने निकाल लिया था K इंटू टी की K टाइम। जो K किस चीज़ को लिख लिया था हमने, H अपॉन वी स्क्वायर अपॉन H को। सो T हमें दोबारा वहीं पे दिया गया है 10 और 15, दोबारा 10 और 15 के दिएंगे, लेकिन इस बार जो है आपको रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में दे दिया है। जो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो डायरेक्टली टाइम को आपको ऐड करना है। सो यहाँ पर डायरेक्टली टाइम को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 15। अगर आपको किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से देखा नहीं है। सो उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेंगे, 25 मिनट्स आपका आ जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, आपसे पूछा गया है, आपको कलर कोड दे दिए गए हैं, ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। सो जो अभी अभी चार्ट का जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था, आपने अगर नोटबुक में भी अगर उनकी वैल्यू आपने लिखी है तो यहाँ से आप उसका आंसर बता पाएंगे इजीली। तो ब्राउन के लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 1 दिया गया मिलेगा। ब्लैक के लिए आप देखेंगे तो 0 दिया हुआ मिलेगा। फिर जो थर्ड वैल्यू उसको हम 10⁻² में लिखते हैं। सो जो रेड के लिए वैल्यू है हमारे पास 10⁻², और गोल्ड के लिए हमें ±5%। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 ज़ीरोज़ की 1 2 3 ±5। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 6th। एक गैल्वेनोमीटर है जिसको यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक हमें वहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना होता है पैरेलल में, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो 99 जो है इसका प्रतिरोध दिया गया है, जो रेजिस्टेंस है वो 99 दिया हुआ है।
फुल स्केल पे डिफ्लेक्शन दिखाता है 10 मिली एम्पेयर, जो पूर्ण स्केल पे विपक्ष है वो 10 मिली एम्पेयर दिखाता है। तो सेम अब यहाँ पर वी शंट के लिए मैं आपको लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, सॉल्व आप इसको करके देखेंगे सो दैट आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। सो वी शंट इज इक्वल्स टू वी गैल्वेनोमीटर। शंट के लिए हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इट विल बिकम 0.01 मल्टीप्लाई 99 अपॉन में 1 माइनस 0.01, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। सो ए हमारा यहाँ पर आंसर होगा। थैंक यू।